चलिए सर, हम लोग अब रिफ्लेक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होगी कि मैं आपको प्रिज्म पहले समझाऊं कि प्रिज्म होता क्या है, किस चीज को प्रिज्म बुलाते हैं। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रीजन that is bounded by three or more rectangular side faces and two identical polygon surfaces। अब इस चीज का मतलब क्या हो रहा है वो समझते हैं। वो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं जिसे बाउंड करना है रेक्टेंगुलर फेसेस से, ठीक है। और उसके साइड्स में बाउंड करना रेक्टेंगुलर फेसेस का मतलब हो गया जैसे कि ये रेक्टेंगुलर फेसेस ने उसको बाउंड किया होगा और साइड्स में कोई ना कोई पॉलीगन सरफेसेस यूज किए गए होंगे। जैसे इस केस में साइड में ट्रायंगल यूज किए गए, इस केस में साइड में हेक्सागन यूज किए हुए। जैसे मैं इसको थोड़ा और एलिब्रेट करता हूँ, आप समझिएगा कि हम लोगों ने मान लीजिए ऐसे में फेस दिए हुए हैं, ठीक है सर। जैसे ये एक फेस हो गया, अब इसके साथ में एक फेस ऐसे में आ गया इस तरह से, और एक फेस ऐसे में आ गया। तो जैसे अब देखिएगा ये चीज आपको कैसी दिखेगी। अब देखिए, ये तीन तरफ से रेक्टेंगल ही यूज किए मैंने, रेक्टेंगुलर फेसेस ही यूज किए, रेक्टेंगुलर फेस क्योंकि तीन यूज किए तो क्रॉस सेक्शन जो आप देख सकते हो उस तरफ से इस तरफ से वो ट्रायंगुलर होगा। तो आपने इसको ट्राइहेड्रल प्रिज्म बोलना शुरू कर दिया। अब होने को तो ये भी हो सकता था कि मैं इस केस में एक हेक्सागोनल बना सकता था, ऐसे करता, तीन ऐसे और लगा देता जैसे यहां लगे हुए। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जैसे एक फेस ये हो गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो ऊपर से हेक्सागन, नीचे से हेक्सागन, और ये प्लेन रेक्टेंगुलर फेसेस बन गए आपके। तो अब जैसे इधर पे समझिएगा कि प्रिज्म इसको भी बुला सकते हैं, इसको भी बुला सकते हैं, ठीक है। और ऐसे तमाम तरह के केसेस होंगे भाई। इसका मतलब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज खुल रही ना कि आपको सिर्फ रीजन को बाउंड करना है रेक्टेंगुलर फेसेस से, रेक्टेंगुलर साइड से, और जो उसके बाउंड करने पर आप कितने वो रेक्टेंगुलर फेसेस यूज करते हो उसी हिसाब से ये पॉलीगन तैयार हो जाएगा। जो साइड से आप देख रहे हो, इट कैन बी अ ट्रायंगल, इट कैन बी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और इस तरह से वो हेक्सागन और पेंटागन कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं इस तरीके से। तो अब आप समझिएगा कि आप लोग जो प्रिज्म कभी पहले 9th-10th में आपने बनाया है तो वो हमेशा उसका साइड व्यू बनाते थे, ठीक है ना। तो जैसे इस प्रिज्म को अब अगर आप इधर से देखेंगे साइड से, फ्रंट तो आप उधर से आ गए, साइड से देखेंगे तो ये प्रिज्म आपको ऐसा दिखेगा। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कि आप उसको बना सको, आराम से समझ सको, तो आपने इस प्रिज्म को ऐसे दिखाया था। ये जैसे मान लो इस प्रिज्म की हमको पढ़ाई करनी है, इसकी बात करनी है, तो इसको भी आप साइड से देखोगे। आप साइड एक्चुअली में क्या है, साइड की इधर से दिखाएंगे तो वो चीज आपको कुछ ऐसी समझ में आएगी। मैं आपको बता दूं कि सारे प्रिज्म्स में पढ़ाई एक ही जैसी है। होता कुछ ऐसा है कि जैसे लाइट रे आई, अब आपको पता है कि आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस देख रहे हो, दे आर द प्लेन सरफेसेस। तो कोई भी लाइट रे जैसे इस प्लेन सरफेस से पहुंचेगी तो अब अगर वो एक रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर इधर आएगी, ठीक है। इसके बाद में इधर देखो, अब इस फेस पे लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कुछ इस तरह से हमें जो रिफ्रैक्शन है वो मिलेगा। जैसा यहां देख रहे हो वैसे यहां भी हो सकता है कि लाइट रे मान लीजिए आपने ऐसे भेजी, अब वो रेयर से डेंसर में जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, अवे फ्रॉम दी, अब इसके बाद में वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई और इस तरह से चली। तो इधर भी हम लोग पढ़ाई ऐसे ही करेंगे। अगर आपको इसको एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह देखने का मन हो तो आप इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं सो दैट दिस एंगल कैन बी टेकन, ठीक है सर। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में चल करके देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग प्रिज्म की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे एलिमेंट्री प्रिज्म जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये वाला प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप तो इसकी हमेशा साइड व्यू बनाओगे। तो जब आप साइड व्यू बनाओगे तो वो आपके लिए कितना कंफर्टेबल भी हो जाएगा कि आपको केवल ये चीज बनानी है बस, ठीक है सर। तो ये प्रिज्म का साइड व्यू आपने इधर पे बनाया है। तो एक 3 डायमेंशन चीज थी जिसको आपने 2 डायमेंशन वे में इन ऑर्डर टू
गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपने उस चीज को ऐसे बना लिया। अब इसके बाद में कुछ कुछ बातें मैं आपसे कर रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले लाइट आप कहां से भेजने वाले हो। अगर आप लाइट इस फेस से भेजोगे, मैं फेस बोल सकता हूं ऐसे, ये रेक्टेंगुलर फेस होगा पूरा ऐसे, है ना, ये भी रेक्टेंगुलर फेस होगा। तो अगर आप लाइट यहां से भेजने वाले हो और वो यहां से इमर्ज करती है, तो मैं उस कंडीशन में इन दोनों फेसेस को बोलूंगा रिफ्रैक्टिंग फेसेस। तो जो अब अगर हम लोग ट्राइंगुलर प्रिज्म लेकर के चल रहे हैं, मतलब कि जिसका जो पॉलीगन यूज कर रहे हैं वो ट्राइंगल था, है ना, तो उस केस में फिर जो एक फेस बच गया उसको आप बेस बोल दो। ठीक है सर। तो जो रिफ्रैक्टिंग फेसेस होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बुलाएंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर आपके मन में वो हेक्सागोनल प्रिज्म वाली बात भी चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो उसकी पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसे ही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे अगर लाइट है आपने ऐसे भेजी, फिर वो ऐसे ही होकर के ऐसे जा रही है, तो भाई मैं इसको हेक्सागोनल अलग तरीके से थोड़ा डील करूंगा, मैं तो इसको बस आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ये मेरी रेक्टेंगुलर फेसेस हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो गए बस, ठीक है ना, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाएगा। अब उसके आगे की पढ़ाई तो जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ कॉमन ही है, तो मतलब कुछ अलग तरह की पढ़ाई नहीं होगी हर एक प्रिज्म के लिए, सारी पढ़ाई एक जैसी रहेगी। हाँ, अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहां से अब शुरू करता हूँ। एक प्रिज्म में आप कई सारे इफेक्ट्स देख सकते हो। सबसे पहले जब हम लाइट की बात करते हैं, तो लाइट का मतलब तो हो गया कि जो वेव लेंथ हमारी 300 नैनोमीटर से स्टार्ट हुई और 700 नैनोमीटर तक गई, मतलब कि पूरा वेव की ओर। ठीक है ना सर। तो अब इसको हम बुला रहे हैं व्हाइट लाइट। लेकिन अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लेता हूं, कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, नॉट द एंटायर स्पेक्ट्रम, है ना, जैसे सपोज करो आपने कहा कि आप वेवलेंथ ले लो 550 नैनोमीटर, तो उसको मैं बोलूंगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। मोनोक्रोमेटिक मींस पर्टेनिंग टू सिंगल वेवलेंथ, having only one wavelength। तो सर ऐसा है कि व्हाइट लाइट से जो फिनोमिनन रिलेटेड है वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसको आपने छोटी क्लासों में वो रेनबो का बनना है वैसा कुछ देखा होगा कि प्रिज्म में लाइट व्हाइट लाइट जाती है और फिर वो आपके साथ डिफरेंट बैंड्स में स्प्लिट कर जाती है, आपको विबग्योर दिखता है। तो दैट फिनोमिनन इटसेल्फ इज नोन एज डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन जो है वो हम तभी समझ सकते हैं बेटर तरीके से जब हमें प्रिज्म का एक वर्किंग समझ में आए। तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ये वाला पोर्शन जो है जिसमें मैं व्हाइट लाइट यूज करूंगा, अभी इसके इस लेक्चर के बाद में पढ़ेंगे जब रिफ्रेशन एट प्रिज्म्स कर लेंगे। सो फॉर एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग ओनली मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज। तो अब आगे की जो पढ़ाई होगी वो एक सिंगल वेवलेंथ के लिए होगी। चलिए सर, तो हमने अपना प्रिज्म ये बनाया, प्रिज्म का ये साइड भी हो गया, ये देख करके समझ में आ गया आपको कि मैं एक ट्रायंगुलर फेस का प्रिज्म लेकर के चल रहा हूं। तो फेसेस तो ये रेक्टेंगुलर होंगे ये वाले, और ये जो बाउंड किया है ये ट्रायंगल में बाउंड किया है, तो पॉलीगन यूज इज ट्रायंगल, तो इसको ट्राइहेड्रल प्रिज्म भी आप बुलाते हैं। अब लाइट रे में यहां से इंसिडेंट कराऊंगा और यहां से एमर्ज करेगी, तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म उस हालत में ये हो गया। तो यहां मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि सपोज करिए कि लाइट रे यहां से आती और यहां से एमर्ज करती, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ प्रिज्म ये बनता। तो जैसा कि अभी आप देखोगे ना आगे डिटेल में कि मैं कुछ क्वेश्चंस में करूंगा ऐसा काम भी, तो अभी पहले हम लोग समझते हैं बेसिक एकदम। ये लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है, तो ये आपका इस फेस पे नॉर्मल आ गया। अब क्योंकि लाइट एक रेयर से जनरली ये मीडियम रेयर मीडियम होता है, तो लाइट रे इस मीडियम से अगर अंदर गई तो ये रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो इस रे को तो मैं इंसिडेंट रे बुला देता हूं। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी।
और अब इधर से जो रे बाहर निकलेगी, ये समझ में आ गया कि वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों जाएगी, क्योंकि मैंने ये माना कि बाहर का मीडियम रेयर मीडियम। तो आगे ऐसी सिचुएशन क्या आ सकती है कि जहां बाहर के मीडियम को डेंसर करेंगे, वो परिस्थिति में हम तब देखेंगे। तो अब जो ये रे बाहर निकली है, मैं इसको एमर्जेंट रे बुला रहा हूं। तो हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, एमर्जेंट रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। फिर अंदर ये जो दो एंगल बन रहे हैं आप देख सकते हो, इनको मैं R1 और R2 से डेजिग्नेट करता हूं, और ये वाला एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूं कि नाउ दिस इज ऑल दिस स्टडी इज गोइंग ऑन फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। ये सब मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हो रहा है। अब अगर मान लीजिए परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि लाइट आती इधर से और जाती इधर से, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ प्रिज्म ये ना होकर के ये हो जाता, इंसिडेंट लाइट ये होती, रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसी जा रही होती, एमर्जेंट इधर से आती होती। ठीक है सर। अच्छा, लाइट ये समझिएगा कि एज फार एज द मीडियम ऑफ द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग। ठीक है ना, मतलब कि जब तक प्रिज्म एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग्स, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि इट विल बी हैविंग द टेंडेंसी ऑफ बेंडिंग द लाइट रे टुवर्ड्स द बेस। तो प्रिज्म बेंड्स the light ray towards the base। और इसमें कंडीशन क्या लगा दी कि जो बाहर का मीडियम है ना, इट शुड बी रेयर विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम ऑफ द प्रिज्म। चलिए सर, अब आगे देखिएगा। लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आई। अब लाइट जो नॉर्मल है ना, उधर से टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करती है, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी, और फिर अब वापस उसी मीडियम में जा रही है। ठीक है ना, तो एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, बेंडिंग अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस तरह से वो एमर्ज करती है। एंगल की मार्किंग मैंने आपको बताई रखी थी कि ये वाले एंगल को हम I1 या I बुलाएंगे, इसको R1, ये R2 और ये E। कुछ बुक्स में इसी को I1 और इसको I2 भी बुलाया जाता है। एक बेसिक बात तो समझ में आ गई कि लाइट जो है वैसे उसकी टेंडेंसी सीधे जाने की होती अगर ये प्रिज्म नहीं होता। भाई ये प्रिज्म नहीं होता अगर, तो लाइट सीधी निकल जाती, मोनोक्रोमेटिक लाइट सीधी निकल जाती। ये प्रिज्म आपने बीच में डाला, इस कारण से अब आपको ये लाइट ऐसे जाती दिख रही है। तो अगर कोई सिर्फ इतनी सी बात करे कि भाई ये डेविएशन आया है क्या, तो हाँ जी, लाइट तो डेविएट हुई। और डेविएशन का तो जैसा कि मैंने आपको मिरर्स में पढ़ाया था, या जैसा मैंने आपको इससे पहले रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, उस चीज को आप समझना कि ये लाइट रे सीधी सीधी जा रही है, एंड देन अचानक से आप उसके वहां पर कुछ मीडियम ऐसा रख देते हैं, कुछ ऐसा फिनोमिनन होता है जिस कारण से इट गॉट डेविएटेड, एंड नाउ द फाइनल रे और द एमर्जेंट रे इज गोइंग इन दिस वे। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर एक डेविएशन हुआ है ना? जो लाइट ओरिजिनली ऐसे जाना चाह रही थी, अब आफ्टर सब्सिक्वेंट रिफ्रैक्शन है ना, ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइट गॉट डेविएटेड। तो ये उसका डेविएशन हो गया, ये वाला एंगल। अच्छा, डेविएशन हमेशा जो सेंस होता है ना उसके साथ बताया जाता है, ये मैंने आपको शुरू से समझा रखा है। तो मतलब अगर ये लाइट ऐसे जा रही थी और अब ऐसे घूम गई, तो मतलब हम बोलेंगे कि ये क्लॉकवाइज वे में डेविएट की। और डेविएशन होगा क्या? डेविएशन होगा ये वाला एंगल, ये है ना भाई। लाइट जा ऐसे रही थी और अब फाइनली ऐसे जाती दिख रही है, तो बाय दिस मच अमाउंट द लाइट रे गॉट डेविएटेड। तो ये डेविएशन डेल्टा एंगल मेरे को अब निकालना होगा। तो आप समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी आई होता, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब ये वाला एंगल कितना बनता? ये बनता I माइनस R1। ठीक है, इसी प्रकार से या कन्वीनियंस के लिए काम करते हैं, इस एंगल को आप I1 बोलने लगते हैं और इसको I2 बोलने लगते हैं।
ठीक, तो ये वाला एंगल आपका I1 होगा, तो ये बन गया I1 माइनस R1। भाई ये I1 है तो ये पूरा I1 होता, तो ये I1 माइनस R1 हो गया। सिमिलरली ये I2 पूरा एंगल I2 होता, ये R2 है तो ये वाला एंगल कितना बन गया I2 माइनस R2। अब ये एंगल I1 माइनस R1 है, ये एंगल I2 माइनस R2 है, मतलब आप इधर देखो ना, दिस एंगल इज I1 माइनस R1, दिस एंगल इज I2 माइनस R2। ये वाला एंगल निकालना है, तो ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स नहीं हो जाएगा। तो डेविएशन डेल्टा को मैं बुला सकता था I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, मतलब ये बन जाता I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ऐसा बोल सकते थे ना। ये बात तो समझ में आई आपको। अच्छा, आप इसी में एक छोटी सी चीज मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो उस डायग्राम में ना दिखा करके उस तरह से दिखाता हूँ। जो लाइट रे आपने भेजी वो ऐसे भेजी, फिर ये इस तरह से उसका आगे का पाथ रहा। तो जरा समझना, ये एंगल को आपने I1 बोला, ये R1 हो गया, ये R2 था, ये I2 हो गया। अब अगर ये R1 एंगल है, ये तो नॉर्मल डाला ना आपने, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल R2 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 90 माइनस R2। अब ये 90 माइनस R1 है, ये 90 माइनस R2 है, और ये एंगल A है, ये जिसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बुला रहे हैं। तो ये कंप्लीट ट्रायंगल तो बनता समझ में आ रहा होगा आपको। इसका मतलब मैं ये तो कह सकता हूं ना कि A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये तीनों एंगल्स जो है ये ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास बना A माइनस R1 माइनस R2 इज 0, व्हिच इंप्लाइज दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो एक प्रॉपर्टी ये भी समझ में आ गई कि यहाँ पर R1 प्लस R2 जो है वो A होगा। ठीक, तो अगर R1 प्लस R2 A होगा तो डेविएशन को हम क्या बना सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस A। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए सर अब देखिएगा, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट, ये प्रिज्म के अंदर जाकर के ये रिफ्लेक्टेड लाइट बनी, और फिर ये एमर्जेंट रे बनी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस, ये R1 R2 हो गया। अब तक हमने क्या सीख लिया है कि ये जो R1 प्लस R2 होता है वो A के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये लाइट रे अगर ये प्रिज्म होता नहीं तो ये लाइट रे सीधी यूं जा रही इस तरह से, तो सीधे ऐसे जाना चाह रही, बट क्योंकि ये प्रिज्म तुमने बीच में डाल दिया तो अब तुम फाइनली लाइट रे को ऐसे जाता देख रहे हो। तो जो लाइट रे सीधी जाना चाह रही थी अब तुम्हें ऐसे जाती दिख रही है, इसका मतलब तुम्हें ये तो मानना पड़ेगा कि ये लाइट रे आपकी जो है ये डेविएशन डेल्टा सफर कर रही, और ये डेल्टा की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली भी है कि जैसे आप देखो ये वाला एंगल आपका I1 है, ये R1 है, तो ये वाला एंगल I1 माइनस R1 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल I2 माइनस R2 होगा, तो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 है ना, ये वर्टिकली ये आपके वो हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, उनका सम ये वाला एंगल बन जाएगा। तो I1 माइनस R1 एंड I2 माइनस R2, तो ये बन गया I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 A था, तो ये आ गया I1 प्लस I2 माइनस A। अब इस पर मैं कुछ कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, जो जो आपके मन में आए तो आप भी मेरे से बोल सकते हैं। जैसे देखना, सबसे पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि भाई ये आपका जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म को मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा डेंसर मीडियम में हमें रख दिया। नाउ राइट नाउ वी आर टेकिंग सम अदर मीडियम जिसके अंदर में ये प्रिज्म रिलेटिवली रेयर मीडियम कहलाए, है ना, प्रिज्म रेयर है और मीडियम जो रखा है उसमें वो डेंसर। तो लाइट रेस कैसे क्या करेंगे, तो आप देखा कि चलो लाइट रे जब मैंने इंसिडेंट की वो ऐसे गई, अब ये नॉर्मल है। नियम ये कहता है कि लाइट अगर एक डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इट विल बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर यूं जाती तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती, तो कुछ इस तरह से भेज दिया। ठीक है सर, अब इधर ये इधर का नॉर्मल आ गया, इधर से क्या होगा, अब ये एक डेंसर मीडियम में जा रही है,
तो ये रेयर मीडियम था, ये अब एक डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो कुछ सिचुएशन जो है, थोड़ा सा मैंने इसका डे डायग्राम गड़बड़ कर दिया। मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, इस तरह से आई, फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कराने के लिए उसको हमने ऐसे करा दिया, और अब इस तरह से ये है। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना कि वो अब टुवर्ड्स दी बेस बेंड करेगी, वो बेस को बेंड टुवर्ड्स दी बेस बेंड होने की जगह आपको उल्टा हिसाब किताब आ गया, तो जो अफेक्ट आप सोच रहे थे उससे डिफरेंट अफेक्ट आने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो समझिएगा कि जैसे इसमें मान लीजिए हमने जो प्रिज्म लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, और बाहर हमने फ्री स्पेस या एयर ली, सराउंडिंग जो है वो एयर है। तो इसमें आगे कैसा क्या होगा, तो आप देखना क्या, बाहर तो आपने एयर ली है, अंदर म्यू है, स्नेल्स लॉ भाई लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो तो लॉ है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 sin I1 is mu sin R1। सिमिलरली यहां पर देखो mu sin R2 is 1 sin I2। तो ये दो रिजल्ट्स भी आपको काम आएंगे। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना, और वो किन परिस्थितियों में आता है। तो उस पर आने के पहले एक बार फिर से हम डेविएशन को देख लें। ये है डेविएशन, और भैया मैं ना इसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूं। अब ये सब छोड़ के जरा इधर देखो, ए और बी ये दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं मान लो, समझना इसका कनेक्शन क्या है वो बाद में समझाऊंगा। ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो हम लोग को के मैथ्स में बोलते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन बनता है a plus b by 2 which is always greater than equal to square root of a and b। ठीक है सर, अगर किसी को ये a and g and ये सब चीजें देख के डर लग रहा हो तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड भाई। तुम ये देखो, अगर मैं बोलता रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर खोलना है, तो रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर क्या खोलते हैं, a प्लस b माइनस 2 रूट a, क्योंकि ये होल स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब यार इसको सामने भेज देते, फिर 2 नीचे लाते, तो यही चीज तो बन जाती। तो अगर किसी को ये देख करके डर लग रहा था, है ना, तो भाई बिल्कुल मत डरो, ये तो समझ में आ रहा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर खोल दिया, तो ये चीज ऐसी बन गई। अब ये a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a b बोल सकते थे, मतलब a प्लस b बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a b बोल सकते थे। और सबसे बढ़िया बात ये कह सकते हैं कि अब a प्लस b बाई 2 की मिनिमम वैल्यू है रूट a b, या रूट a b की मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस b। ये तो बात समझ में। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b बाई 2 इज रूट a b, ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू ये कब लेगा, मतलब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये ग्रेटर देन तो रहेगा वो तो ठीक है, इक्वल टू कब होगा, तो इक्वलिटी holds when a is equals to b। अब अगर मन में ये वाली बात आई कि ये आपने कैसे बता दिया कि जब a बराबर b होगा तब इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो भाई इधर मत देखो ना, ये देखो इक्वल टू 0 कब होगा, ये जब a बराबर b, बात खत्म। तो अब इससे समझना कि मैं इसको यहां कैसे फिट करने वाला हूं। तुम डेविएशन को लिखते हो I1 प्लस I2 माइनस a, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि I1 प्लस I2 बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2। ये तो मानते हो ना। तो मुझे तो इसे मिनिमाइज करना है, अब तुम दिमाग लगाना, मुझे इस चीज को मिनिमाइज करना है। ये तो फिक्स वैल्यू है, तो मतलब ये ही मिनिमम होना चाहिए। I want this to be minimum। अब इसमें दिमाग लगाना,
ये मिनिमम करने का मतलब क्या है, ये तो दोनों वेरिएबल एंगल्स है, तो मतलब मैं एक तरह से इस सम की मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं। अभी यार आपसे बात हुई कि सम मतलब a प्लस बी बाई 2 की मिनिमम वैल्यू थी रूट ए बी, मतलब a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हुई 2 रूट ए बी, और वो कब आई जब a और b बराबर है, ये बात मानते हो ना। तो इसका मतलब I1 प्लस I2 है ना बाई 2 विल बी मिनिमम व्हेन I1 इज इक्वल्स टू I2। तो I1 प्लस I2 बाई 2 मिनिमम है, तो I1 प्लस I2 भी मिनिमम होगा जब I1 I2 बराबर होंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये डेविएशन मिनिमम हो जाए तो उस कंडीशन में होगा जब I1 और I2 बराबर आएंगे। तो इस हिसाब से अब जो नई पिक्चर बनती है वो समझिएगा। चलिए सर, हम लोग जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन थी उस पर चल रहे हैं, जहां हम निकाल रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मतलब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं इसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ। ये बात तय हो गई थी कि I1 I2 यहाँ वेरी कर सकते थे, भाई मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी करूंगा, उस हिसाब से एंगल ऑफ इमरजेंसी वेरी करता रहेगा। ए फिक्स था, विच वाज द एंगल ऑफ प्रेजेंट। और ये वाली बात आ गई थी कि I1 प्लस I2 इस सम की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब I1 और I2 दोनों बराबर हो, है ना। तो फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, है ना, वी मस्ट हैव I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I। तो मैं I और I2 दोनों को बराबर मान रहा हूँ I के, तो उस कंडीशन में जो मिनिमम डेटा आएगा मेरा वो आ जाएगा 2I माइनस ए। I1 बराबर I2 बराबर I क्यों रखा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ये मिनिमम वैल्यू तब बनेगी जब दोनों I1 और I2 सेम हो। अच्छा, इधर से एक चीज और समझ आती है कि अब आप देखना कि हमारा I1 और I2 सेम है, दोनों I के बराबर है। तो जो लाइट रे है वो जैसे मान लीजिए ऐसे आई, ठीक, ये नॉर्मल हो गया, इसे हम लोगों ने I1 बुलाया था, I1 की वैल्यू यहाँ I के बराबर है। अब ये एंगल हो गया R1, ये एंगल हो गया R2, और ये I2 था, I2 यहाँ पर I के बराबर ही है। अब स्नेल्स लॉ लगाइए, तो आपको पता है बाहर का मीडियम हम लोगों ने एयर दे रखा था, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि 1 sin I is mu sin R1, also mu sin R2 is 1 sin I। तो इन दोनों बातों को देखते हुए तो मैं इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए। ये दोनों इंप्लाई करते हैं कि R1 और R2 भी बराबर होंगे, तो R1 R2 दोनों को R मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास में R1 और R2 R के बराबर आ गए और डेल्टा मिनिमम आ गया 2I माइनस ए। अच्छा, इधर से एक चीज पहले से पता थी हम लोगों को कि R1 प्लस R2 की वैल्यू होती है a, और R1 R2 दोनों हमने अगर R मान लिए तो यहाँ से 2R आ गया a, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज a बाई 2। तो ये मिनिमम डेविएशन वाली सिचुएशन हमारी चल रही है। अब सर हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन पे जा रहे हैं। ये वाली बात हो चुकी थी कि डेविएशन डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस ए बन रहा था, और मिनिमम डेविएशन के लिए अगर आपको डेविएशन सबसे कम चाहिए तो उस कंडीशन के लिए I1 और I2 सेम होने चाहिए। तो हम लोगों ने I1 और I2 दोनों को सेम मान लिया था I, तो इसको मैंने लिखा था 2I, है ना, ये बन गया था 2I माइनस ए। और उस कंडीशन में जब I1 I2 सेम होंगे तो हम R1 और R2 भी सेम बोल सकते हैं, अभी हाल मैंने आपको बताया। तो यहां से आपको तो पता है कि R1 प्लस R2 ए होता था, तो इसका मतलब 2R बराबर है या R हो गया a बाई 2, ठीक। तो अब आप एक स्नेल्स लॉ अगर लगाते तो आप लिखते 1 sin I is mu sin R, ठीक है। तो समझिएगा कि जैसे 1 sin I is mu sin R तक तो हम आई गए थे। अब इस जगह से देखिएगा कि आपका 2I ये बन जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए, या मैं I को बुला सकता हूं डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2। तो उस हिसाब से ये फॉर्मूले में हम लोग म्यू को sin I बाई sin R लिख रहे हैं, और sin I की जगह ये आ जाएगा साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, और नीचे साइन R की जगह आ जाएगा साइन ऑफ ए बाई 2।
तो ये एक फॉर्मूला होता है जो आपके यहाँ बोर्ड में आता है, और इन कंडीशंस में होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोलते हैं जब मिनिमम डेविएशन दिया हुआ हो और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ हो। अदरवाइज मान लीजिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी फॉर्मूला तो अब एक ही है ना, तो इनमें से तीन चीजें यूज हो रही हैं, डेल मिनिमम, ए और म्यू। तो कोई भी दो चीजें दे देंगे तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड में जो प्रूविंग आती है वो इस चीज की आती है, तो वो चीज आप देख लो एक बार अच्छे से। और इसमें जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो क्या है कि डेविएशन डेल्टा, ये तो हम प्रूव कर चुके थे कि वो I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 आ रहा था, जिसको हमने I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 पढ़ा था। फिर ये सारी बातें हम प्रूव कर चुके हैं कि R1 प्लस R2 A होता है, और साथ में अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए तो वो उस कंडीशन में बनेगा जब I1 प्लस I2 अपनी लोएस्ट वैल्यू ले, और I1 प्लस I2 ये सम अपनी लोएस्ट वैल्यू कब लेगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। ये मैंने आपको समझाया था AM और GM वाले कॉन्सेप्ट से, जो थोड़ी देर पहले बताया था। तो इस हिसाब से I1 I2 को बराबर रख दिया I के। अब अगर I1 और I2 बराबर हैं तो R1 और R2 भी बराबर होने चाहिए, तो ये भी बराबर आ गए। तो उस हिसाब से R बन गया A/2, I यहां से आ गया डेल मिनिमम प्लस A/2, और ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया जो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला था। चलिए सर, अब हम लोग एक बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, where we wish to find the angle of incidence for which we have grazing emergence। ग्रेज ये शब्द तो मैंने आपको समझा रखा है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेजिंग एमरजेंस, इसका मतलब जो लाइट रे जब एमर्ज करेगी तो वो जो आपका फेस होगा उसके अलोंग ही एमर्ज करेगी। मतलब सीधी सीधी बात ये कि एंगल ऑफ एमरजेंस विल बी टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। इसमें क्या होगा, इसको सीखते हुए हम एक दो बातें एक्स्ट्रा भी सीखेंगे। जैसे कि समझिएगा, यहां मुझे चाहिए क्या है, लाइट रे मान लीजिए ऐसे आती है, फिर ये, और इसके बाद देखिएगा मैं चाहता हूं कि लाइट रे ग्रेजिंगली बाहर आए, ग्रेजिंग एमरजेंस हो, तो यही सिचुएशन बनेगी लाइक दिस। लाइट रे ग्रेजिंगली बाहर आए, ग्रेजिंगली बाहर आने का मतलब है कि ये एंगल टेंडिंग टू 90 डिग्री होगा। तो अब अगर मैं इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बुला रहा हूं I1, ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2, और ये हो गया I2। तो आप कह रहे हो ग्रेजिंग एमरजेंस, मतलब आपने पहले ही तय कर दिया कि I2 टेंड्स टू 90 डिग्री रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि हम लोग R2 को थीटा C लेकर के चल रहे हैं। तो यहां पर तो आपका R2 थीटा C हो गया होगा, ताकि मैं ये बोल सकूं कि साहब म्यू साइन थीटा C इज 1 साइन 90। तो एमरजेंस के दौरान तो ये सिचुएशन बन रही है। तो साइन थीटा C आपका 1 बाई म्यू, ये तो चलो पता है ही हम लोगों को। यहां से ये बात पता चल जाती है कि यहाँ जो R2 होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो इट विल बी थीटा C। अच्छा, अब आप ये जानते हो कि R1 प्लस R2 A होता था, R2 आपका थीटा C आ गया, तो इसका मतलब R1 क्या होगा, A माइनस R2, एंड R2 थीटा C था, तो ये बन गया A माइनस थीटा C, है ना। दिस इंप्लाइज दैट R1 इज A माइनस थीटा C। अच्छा, अब अगर R1 A माइनस थीटा C है तो आपको I1 भी तो मिल गया ना। तो आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप लिखोगे 1 sin I1 इज म्यू टाइम्स साइन ऑफ R1, और साइन ऑफ R1 आपको पता है, मींस R1 आपको पता है, R1 आपका ये आया A माइनस थीटा C। अब आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता ही होगा, तो मतलब आप थीटा C तो निकाल सकते थे, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया हुआ होगा, तो आपको साइन I1 मिल गया यहां से। या ये कह लो कि अब I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस थीटा C। तो बच्चे ये आपका आंसर हो गया। अब बात होती है कि आप सर इसमें बोल रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, वो क्या चीज है। तो सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पर ग्रेजिंग एमरजेंस करा रहा हूं, तो लाइट रे यहाँ से ग्रेजिंगली एमर्ज कर रही है, ये एंगल 90 डिग्री का, 90 होने का मतलब ये है कि ये क्रिटिकल एंगल होगा। ये दोनों का सम A होता था, तो ये A माइनस थीटा C हो गया। यहाँ स्नेल्स लॉ लगाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। नो, दिस वाज नॉट दैट स्पेशल थिंग। स्पेशल थिंग क्या है वो सुनिए आप ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। मैं इस एंगल को जो कि इतना हमने सॉल्व किया है, इससे कुछ कम करने जा रहा हूं।
अगर मैं इसको कम करता हूं, मतलब जस्ट इमेजिन कि हमारा ये I1 पे वी आर हैविंग ग्रेजिंग इमरजेंस, अगर हम I1 इतना रखते हैं, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो लाइट रे ग्रेजिंगली बाहर आएगी, मतलब ये थीटा सी होगा, मतलब ये a माइनस थीटा सी होगा, और ये I1 तो ये है ही। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि ये जो आपका एंगल है I1, इसको आप इस वैल्यू से कुछ कम कीजिए। तो अगर इस वैल्यू से कुछ कम करेंगे, मतलब लाइट रे ऐसे ना जा करके कुछ ऐसे जाएगी, इस तरह से। तो अगर I1 कम होगा तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से, इस रिलेशन के हिसाब से, अगर I1 को कम कीजिएगा तो R1 भी कम होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपके। अब अगर आप I1 कम कर रहे हो, ये कम कर रहे हो, तो R1 कम हो रहा है, R1 प्लस R2A होना चाहिए था। तो आप R1 को अगर कम कीजिएगा तो R2 बढ़ेगा, मतलब ये वाला जो एंगल है ये बढ़ना चाहिए, और अगर ये एंगल बढ़ गया तो वो तो अभी ऑलरेडी थीटा सी था, जब इस एंगल पे भेजे थे तो वो थीटा सी था, और आप अब ये एंगल कम कर रहे हैं, मतलब ये भी कम कर रहे हैं, तो मतलब वो एंगल और बढ़ जाएगा, तो वो थीटा सी से भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर थीटा सी से ज्यादा होगा तो लाइट ग्रेजुअली थोड़ा निकलेगी, वो तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करेगी, मतलब ये लाइट रे अब इस फेस से बाहर ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि I1 की मिनिमम वैल्यू जो होगी ताकि मुझे सामने वाले फेस से लाइट बाहर आती दिखे, वो होगी ये वाली वैल्यू, विच इज साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस थीटा सी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप I1 जब इस वैल्यू पे रखोगे तो आपको लाइट रे ग्रेजिंगली बाहर आती दिखेगी। आप इससे बढ़ाइए, आप I1 को बड़ा कीजिए इस वैल्यू से, भाई ये तो मिनिमम है ना, कम से कम इतना। किस बात का मिनिमम है कि भैया तुमको वहां लाइट रे निकलती तो दिख रही, इमरजेंस तो हो रहा। आप I1 को बढ़ाइए, अगर आप I1 को बढ़ाएंगे तो R1 बढ़ेगा, R1 के बढ़ने का मतलब है कि R2 घटेगा, भाई R1 प्लस R2A होना चाहिए ना, तो ये एंगल कम होने लगेगा, तो ये थीटा सी से भी कम हो जाएगा। अब अगर एंगल थीटा सी से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट रे बाहर आती रहेगी, तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो यू विल बी हैविंग इमरजेंस। बट अगर आप इस एंगल से कम करते हैं तो उस कंडीशन में R1 कम होगा, तो ये वाला एंगल R2 बढ़ जाएगा और वो थीटा सी से भी ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इमरजेंस कैसे मिलेगी यहां से, वो तो लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो इसका मतलब I1 की एक रेंज हो गई कि भैया I1 कम से कम इतना तो रखना ताकि तुम्हें लाइट रे सामने से आती दिखे। तो आप सवाल उठा के सर हम I1 की मिनिमम वैल्यू तो जान गए, I1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई साहब ये समझना कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो एक समय ये वाला आ जाएगा कि लाइट रे जो है वो ग्रेजुअली जाने लगेगी अंदर, मतलब I1 टेंड्स टू 90 डिग्री। अब इससे ज्यादा बड़ा तो I1 नहीं कर सकते ना। सवाल उठा के साथ ऐसा कैसे हो सकता, तो भाई समझना जब I1 90 डिग्री रखोगे तो इसमें से लगाओ तो 1 sin 90 इज म्यू sin R1, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अब थीटा सी बन जाएगा। अगर ये थीटा सी बनेगा तो ये A माइनस थीटा सी बनेगा, तो यहां पर लाइट रे कुछ दूसरे एंगल ऑफ इमरजेंस के साथ बाहर आएगी। तो इसका मतलब I1 की रेंज समझ में आ गई कि I1 जो है वो इस मिनिमम वैल्यू से लेकर के इस मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता था। अब देखिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं इस नई सिचुएशन पे जिसको मैंने बोला है ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। मतलब अगर ये आपका प्रिज्म है तो लाइट रे जो आ रही है वो ग्रेजिंगली आ रही है, मतलब कुछ ऐसी आएगी, समझिएगा। तो जैसे ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल हुआ, अब लाइट रे जब एक रेडियस से मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपने 90 रख दिया, अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू पर है, इसी को आपने बोला ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो मतलब मेरा I1 टेंड्स टू 90 डिग्री। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ कहेगा 1 sin 90 इज म्यू sin R1, तो इसका मतलब R1 sin R1 बन जाएगा 1/म्यू, मतलब वो थीटा सी होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल थीटा सी से रे अंदर जाती है। अब ये वाला जो एंगल था R2, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म A है तो ये ऑटोमेटिकली A माइनस थीटा सी बन जाएगा और लाइट रे यहां से बाहर आएगी। इस एंगल को हमने I2 बोला जैसे। तो जब मेरा I1 90 डिग्री को टेंड कर रहा था, मेरा R1 आया थीटा सी, ठीक। तो जब R1 थीटा सी है तो R2 हो गया A माइनस थीटा सी। तो इस हिसाब से अब अगर मेरे को I2 निकालना है तो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर लूंगा यहाँ के लिए। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, म्यू साइन A माइनस थीटा सी इज 1 sin I2।
तो इस हिसाब से जो I2 बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस थीटा सी। ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई। तो मतलब जब लाइट रे I1 टेंड्स 90 डिग्री से अंदर गई तो जो I2 बना वो इतना हो। तो एक छोटी सी बात कि आप देखो कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार कोशिश करो कि ये I2 इससे भी कम हो जाए, है ना, जो एंगल ऑफ एमरजेंस है वो इस वैल्यू से भी कम हो जाए। तो मतलब मैं एक तरह से ये चाहता हूं कि ये वाला जो I2 है ये इस वैल्यू से कम हो जाए, ठीक। तो मतलब ये एंगल भी कुछ कम हो जाए, अगर ये कम होगा तो ये एंगल भी कम होगा, मतलब ये वाला एंगल बढ़ जाएगा। अब आप तो समझ सकते हैं कि ये एंगल हम कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना, थीटा सी से बड़ा एंगल तो हम कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लाइट रे जब किसी 90 डिग्री से आने जगह किसी अलग एंगल से आती तब ये थीटा सी से छोटा होता, जब 90 पे आई तब ये थीटा सी आ गया, मतलब R1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू है थीटा सी, तो उससे बड़ा हम कर ही नहीं सकते थे। इसका मतलब यहाँ साफ बात है, जो हम थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही भी थी कि I2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू होगी। तो इससे क्या निकल के आया बात, इससे निकल के आया कि जब आप I1 को मैक्सिमम डालते हो तब I2 मिनिमम होता है, और जब आप I1 को मिनिमम डालते हो तब I2 मैक्सिमम होता है। दोनों ही सिचुएशंस में जो मैक्सिमम है वो ग्रेजिंग मतलब 90 डिग्री हो गया, और जो मिनिमम है वो ये वाला एंगल हो गया। अब इसे भी आप रिवर्सिबिलिटी से भी समझ सकते थे कि लाइट अगर ऐसे लौटाते तो ये इंसिडेंस हो जाता और ये ग्रेजिंग एमरजेंस बन जाता।